ये कहानी एक महाक्रांतिक युद्ध की है, जहां देवता बनने की ख्वाहिश रखने वाला एक सामान्य लड़का जरकसिस अपनी सत्ता और बदले की खातिर पूरी दुनिया को नष्ट करने की राह पर चलता है। उसका सामना होता है एथेंस के महान योद्धा थेमिस्टोक्लीस और स्पार्टा के वीर राजा लियोनाइडस की 300 जांबाजों से। युद्ध, बलिदान, धोखा और युद्ध नीति की ताने बाने में बसी यह कहानी शक्ति और साहस के संघर्ष का प्रतीक बनकर सामने आती है। क्या जरकसिस अपनी पर्शियन सेना से पूरी दुनिया को काबू कर पाएगा, या एथेंस और स्पार्टा की वीरता उसका तख्ता पलट देगी? Subscribe the channel for more video. यह मूवी 300 का सीक्वल है और सच कहूँ तो उससे CGI और VFX काफी हो चुकी है। So, now without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जरकसिस के पर्शियंस और साथ ही लियोनाइडस के स्पार्टन्स के बीच में जो जंग हुई थी, जिसके अंदर 300 जंगी योद्धा शहीद हुए थे। वहीं उनकी लाशों पर हम जरकसिस को अपने घोड़े पर बैठकर आता देखते हैं, जो कि आते ही सबसे पहले लियोनाइडस की गर्दन कलम कर देता है और अब तैयार होता है पूरे स्पार्टा को चकनाचूर कर देने के लिए। मगर वहीं उनका जवाब देने के लिए लियोनाइडस की बीवी गोर्गो भी तैयार थी। और अब यहाँ से कहानी उसकी नरेटिव वॉइस में 10 साल पीछे जाती है। गोर्गो का बताना था कि आखिर जरकसिस, असली जरकसिस यानी पर्शियंस का राजा मेहरबान देवता बना कैसे। आज से 10 सालों पहले एथेंस और पर्शियंस के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ, जहां पर एथेंस को लीड कर रहा था थेमिस्टोक्लीस, वहीं पर पर्शियंस को लीड कर रहा था डारियस। थेमिस्टोक्लीस की आर्मी ने उनके ऊपर ऐसा हमला किया कि न तो उन्हें अपने हथियार निकालने तक का टाइम मिला और न ही अपनी टीम को बचाने तक का। बहुत ही चालाकी और फुर्ती के साथ में थेमिस्टोक्लीस ने डारियस की पूरी फौज को निस्तनाबूद कर दिया। वहीं पर उसकी नज़र दूर खड़े डारियस पर जाती है और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने पास ही पड़े धनुष और तीर को उठाकर उसके ऊपर एक वार करता है और वह तीर जाकर सीधा डारियस के सीने में घुसता है। मगर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डारियस के पीछे उसका बेटा जरकसिस खड़ा था और आज भी थेमिस्टोक्लीस सोचता था कि काश मैंने वो तीर डारियस को न मारकर सीधा जरकसिस के सीने में उतार दिया होता। इसके बाद में समय आगे बढ़ता है और हम पर्शियन राज्य को देख पाते हैं। यहाँ पर डारियस घायल पड़ा होता है और वहीं पर उससे मिलने के लिए उसकी सबसे काबिल योद्धा, जिसका नाम होता है आर्टेमिसिया, मिलने के लिए आती है और वह जरकसिस को वहाँ पर रोता पाती है। तो कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिता के मौत का बदला लेना है तो तुम्हें एक देवता के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मगर जरकसिस तो एक छोटा लड़का था, वह इस वक्त जंग के लिए तैयार नहीं था। 7 दिनों तक काफी रोने के बाद में जब आर्टेमिसिया उसके पास आती है और कहती है कि अब वक्त हो चला है इंतकाम लेने का और अब तुम करोगे एथेंस और यूनान को पूरी तरीके से खत्म। इसके बाद आर्टेमिसिया अपने पूरे राज्य के अंदर दूर दूर से जादूगर, फकीरों और तांत्रिकों को बुलाकर नई नई योजनाएं बनाती है और भेज देती है जरकसिस को सुनसान रेगिस्तान में मिलो दूर, जहाँ पर कई दिनों तक बिना भूख प्यास पानी के चलता जाता है जरकसिस और अंत में जाकर एक ऐसी गुफा में पहुंचता है जहां पर काली शक्तियां और ताकत वाले तांत्रिक बैठे थे, जिनकी भूख इंसानी खाना नहीं बल्कि इंसानी रूह थी। वहां पर जरकसिस ने जाकर अपने आप को पूरी तरीके से उनके हवाले कर दिया और फिर उन्हीं के पानी में से निकला एक नया मेहरबान देवता, जिसे न तो कोई हरा सकता था और न ही कोई मार सकता था। अब इस वक्त जरकसिस के शरीर के अंदर कोई भी पुराना इंसानी अंग नहीं बचा था, उसमें अब रूहानी ताकतें आ चुकी थी। अब कहीं पर्शियन यूनानिमिटी ना बने और उसके बाद में उसने जरकसिस के दिमाग में यूनानिमिटी तले कुचल दिए जाएंगे आर्टेमिसिया को। खुद यूनानी बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि यह बात आज से 20 साल पुरानी थी, जब वह एक छोटी बच्ची थी जो कि यूनान में ही पैदा हुई थी। मगर वहाँ के कुछ सैनिकों ने उसके परिवार का बलात्कार किया, हर एक को जान से मार दिया और कई महीनों तक उसका भी शोषण किया। और जब वो पूरी तरीके से खत्म हो गई तो उसे मरने के लिए यूनान की सड़कों पर छोड़ दिया। तभी वहाँ पर एक फारस के तलवारबाज की नजर उस पर पड़ गई, जिसने उसे सहारा दिया, उसे हर तालीम दी तलवार चलाने की और साथ ही सारे जंगी हथियारों को चलाने की। अब तो आर्टेमिसिया एक आम लड़की से एक शानदार योद्धा बन चुकी थी। ये दूध वही फारस का दूध था जो कि लियोनाइडस के पास में जरकसिस के लिए धरती और पानी का सौदा लेकर आया था। आर्टेमिसिया अपनी कला, अपने ज्ञान में इतनी अव्वल थी कि उसके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पाता था और यहाँ तक कि उसके हाथों ने कई सारे राजाओं की मुंडिया उड़ाकर डारियस को पेश करा। और यही रीजन था कि डारियस के कबीले में आर्टेमिसिया की काफी ऊपर इज्जत थी। इसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और ये वो वक्त होता है जिस वक्त नर्क के द्वार पर खड़े लियोनाइडस और उसके 300 साथी समुद्र में फारस की फौज को स्पार्टा आते देख रहे होते हैं।
ये वही सीन था जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। यहाँ पर ज्यूस, जो कि स्पार्टन पर मेहरबान था, उन्होंने पारसियों के सारे जहाजों को निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ज्यूस ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त समुद्र की लहरों को चीरता हुआ थेमिस्टोक्लिस भी फारस के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा था। वह जानता था कि फारस के जहाज सामने से ज्यादा मजबूत हैं, मगर बीच में से नहीं। इसलिए उसने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि घूमकर जाकर उसने उनके जहाज के बीच में वार किया और उनके सारे जहाजों को तिनका तिनका करके समुद्र में डुबा दिया। इन कुछ ही एथेनियंस ने इतने सारे फौसियों का मनोबल तोड़कर रख दिया था। इन सभी को लीड कर रही थी आर्टेमिसिया। वो ये बात तो जान गई थी कि सामने जो खड़ा है, यानी कि थेमिस्टोक्लिस, ये वही शख्स था जिसने कि मेरे राजा डारियस के सिरे में तीर उतारा था। वह दुश्मन तो था ही, साथ ही साथ वह एक काबिल सरदार भी था। इसलिए आर्टेमिसिया उसके सामने एक सौदा पेश करती है और उसे अपने जहाज पर बुलाती है और फिर कहती है कि तुम्हारी यह मुट्ठी भर फौज हमारे लाखों की फौज के सामने कुछ नहीं, यानी कि तुम्हारे हर एक सैनिक को मेरे 1000 सैनिक मारने पड़ेंगे और तुम्हारे सिर्फ एक जहाज को मेरे कई सैकड़ों जहाज डुबाने पड़ेंगे। तब जाकर मुकाबला बराबरी का होगा, जो कि सिर्फ तुम्हारे सपनों में पॉसिबल है। मैं इस जंग का रोक पलट के रख सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ हो जाओ। थेमिस्टोक्लिस को रिझाने के लिए आर्टेमिसिया अपना जिस्म तक उसे दे देती है। यहाँ पर इनके बीच में एक इंटीमेट सीन भी होता है और जब वह उसे कहती है कि तुम चाहो तो रोज ऐसी रात मेरे साथ बिता सकते हो, मगर थेमिस्टोक्लिस अपने देश, अपने लोगों के लिए वफादार था और वह ऐसा करने से मना कर देता है। जिस पर गुस्से में आकर आर्टेमिसिया लोगों से कहती है कि इस कचरे को बाहर फेंक दो और अब इन्हें मैं दिखाऊंगी कि जंग किसे कहते हैं। इसके बाद में शुरुआत होती है अगले दिन की और यहाँ पर आर्टेमिसिया ने अपना एक ऐसा जहाज इस जंग में उतारा होता है जिसके अंदर टार भरा होता है। ये टार एक गाढ़ा तेल होता है, काले रंग का, जो कि वह उनके जहाजों के इर्द Subscribe the channel for more videos.